और मॉड्यूल्स देखेंगे, जैसे मर्जिंग, ज्वाइनिंग कैसे आप लोग डेटाबेस में करते हैं, डेटाबेस दो टेबल के बीच में ज्वाइनिंग, वैसे यहाँ पर मर्जिंग होता है। और फिर उसके बाद कैटेगरिकल डेटा को कैसे हैंडल किया जाता है। आ, और फिर उसके बाद टाइम डेल्टा क्या होता है, टाइम से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो एक एक करके सारी चीज़ें देखते हैं। और अगर टाइम रहा तो आज ही प्लॉटिंग भी हम लोग देख लेंगे। वैसे आज मुश्किल है प्लॉटिंग देख पाना, इतना ही हो जाए तो काफ़ी है, ठीक है। तो फिलहाल शुरू करते हैं हम लोग मर्जिंग। मर्जिंग या ज्वाइनिंग एग्जैक्टली जैसे डीबीएमएस सब्जेक्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। दो टेबल्स को ज्वाइन करने का जो तरीका होता है वही क्या होता है, ज्वाइनिंग। नेचुरल ज्वाइनिंग वहाँ पर पढ़ा होगा, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, है ना, इनर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन। तो जो एसक्यूएल में हम लोग करते हैं ये सब सारी ज्वाइनिंग, वही सारी ज्वाइनिंग आप लोग डेटा फ्रेम पे डायरेक्टली कर सकते हो बिना किसी एसक्यूएल क्वेरी के। बस आपको सिर्फ एक फंक्शन कॉल करना है, कोई क्वेरी नहीं, कहीं कुछ नहीं, डायरेक्ट जो आप ज्वाइन बोलोगे वो ज्वाइन होगी, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं, सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। पहले तो हम दो टेबल लेंगे, मतलब दो डेटा फ्रेम लेंगे, उनके बीच की ज्वाइनिंग करेंगे, उनके बीच की ज्वाइनिंग करेंगे, ज्वाइनिंग मतलब मर्जिंग, मर्जिंग, ठीक है। तो पहले पैंडास को इंपोर्ट करते हैं हम लोग, और दो डेटा फ्रेम बना रहे हैं, और इन डेटा फ्रेम को हम सर लोग की स्क्रीन नहीं दिख रही है। सर स्क्रीन नहीं दिख रही है। हम्म। तो पहले हम लोग दो डेटा फ्रेम बना लेते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से दिखेंगे। एक डेटा फ्रेम हमारा ये हो गया, ठीक है। और दूसरा डेटा फ्रेम हमारा ये हो गया। पहले डेटा फ्रेम को दिया है हमने नाम लेफ्ट, और दूसरे को दिया है राइट, ठीक है। इसमें कुछ आईडी है, नेम है, सब्जेक्ट है। इनमें भी कुछ आईडी है, नेम है, सब्जेक्ट है, ठीक है। कुछ यहाँ पर नेम और यहाँ पर नेम कोई भी कॉमन नहीं, इन दोनों में नेम कोई कॉमन नहीं है। आईडी टोटली आइडेंटिकल है, और सब्जेक्ट आईडी में कुछ सब्जेक्ट मैच कर रहे हैं, कुछ सब्जेक्ट मैच नहीं कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने ज्वाइनिंग वगैरह थोड़ा सा भी याद होगा तो यहाँ पर चीज़ें समझ में आएंगी। अगर नहीं भी याद है फिर भी हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अब हम इन दो टेबल को मर्ज करते हैं, या डेटा फ्रेम को मर्ज करते हैं, ठीक है। तो जब भी हम लोग मर्जिंग करते हैं, तो मर्जिंग करते समय दो टेबल के बीच में कोई एक आइडेंटिकल कॉलम होना चाहिए जिसके बेसिस पे मर्जिंग करी जाती है। मतलब इन दो टेबलों को आप अगर मर्ज करना चाहते हो, एक सिंगल टेबल बनाना चाहते हो, आ, हम हमारा टास्क ये है कि इन दोनों को मर्ज करना है। ऐसा नहीं कि इनको अपेंड कर देना, इस टेबल के नीचे इस टेबल को अपेंड कर देना, अपेंड नहीं करना, हमें मर्जिंग करना है, मर्जिंग प्रोसीजर करना है, ठीक है। तो मर्जिंग प्रोसीजर क्या का मतलब क्या है, बेसिकली इसकी हर एक सिंगल रो को इसकी हर एक सिंगल रो से मर्ज करेंगे, बट कुछ कंडीशन अप्लाई करके, ठीक है, कुछ कंडीशन अप्लाई करके, ठीक है। जैसे हम इसकी और फर्स्ट फर्स्ट रो को ही मर्ज करेंगे, सेकंड और सेकंड, मतलब जब आईडी यहाँ पर देखना लिखा हुआ है मर्जिंग में, ऑन ऑन एक पैरामीटर हम पास कर रहे हैं। पहले तो हमने पास किया लेफ्ट डेटा फ्रेम और राइट डेटा फ्रेम को मर्ज करना है, फिर ऑन आईडी, मतलब किसके बेसिस पे हम मर्ज करेंगे, हमने बताया आईडी के बेसिस पे। तो दोनों की आईडी, आईडी मतलब कॉलम, इस कॉलम के बेसिस पे ये दोनों टेबलें मर्ज होंगी। और बेस क्या होगा कि जब जब आईडी सेम होगी वही वही रो हमारी मर्ज होगी। मतलब वन वन के साथ मर्ज होगा, टू टू के साथ मर्ज होगा, थ्री थ्री के साथ मर्ज होगा, और फोर फोर के साथ, फाइव फाइव के साथ मर्ज होगा, ठीक है। तो एग्जीक्यूट कराते हैं और फिर आउटपुट से समझते हैं कैसे और क्लियर होगा, ठीक है, आउटपुट से और क्लियर होगा। अब देखो हमारा फाइनल आउटपुट कुछ इस तरीके से आया है, ठीक है। अब ये कैसे आया देखते हैं। ये है हमारी लेफ्ट टेबल और ये है राइट टेबल, ठीक है। तो जब आईडी सेम होगी तभी मर्जिंग होगी। तो वन वन के साथ मर्ज हो गया, टू टू के साथ मर्ज हो गया, थ्री थ्री के साथ मर्ज हो गया, ठीक है। फोर फोर के साथ मर्ज हो गया, फाइव फाइव के साथ मर्ज हो गया, ठीक। एक काम करते हैं,
मर्ज कैसे हुआ देख रहे हो ना, 1 1 के साथ मर्ज हुआ तो क्या हुआ, 1 1 एलेक्स सब्जेक्ट 1 वैली सब्जेक्ट 2, ठीक है। 1 आईडी, अब आईडी क्योंकि आईडी के बेसिस पे ही हमने मर्ज किया था तो आईडी सेम कॉलम हो जाएगा, ये रिपीट नहीं करेगा, ठीक है, ये रिपीट नहीं करेगा, ठीक। अब जितने भी रिपीटेड कॉलम होंगे, लेफ्ट वाला हमेशा, जैसे नेम है, यहाँ पर भी नेम है, तो भाई रिजल्टेंट टेबल में हमारा क्या नेम होना चाहिए, तो इसको नाम दे दिया जाता है नेम एक्स। पेंडा डेटा फ्रेम, पेंडा जो इसे रिटर्न करके देता है नेम, इसको बोलेंगे एक्स, इसको बोलेंगे वाई, ठीक है। तो नेम ऑफ एक्स मतलब 1 का एलेक्स है, एलेक्स है, और नेम ऑफ वाई क्या हो जाएगा, बिली हो जाएगा, बिली हो गया। अच्छा, पहले लेफ्ट वाली पूरी पूरी टेबल आती है, फिर राइट वाली। तो पहली लेफ्ट वाली टेबल में 1 एलेक्स सब्जेक्ट 1, 1 एलेक्स सब्जेक्ट 1, और फिर बिली सब्जेक्ट 2, बिली सब्जेक्ट 2। इसी तरीके से 2 इसके 2 के साथ मर्ज होगी, 3 3 इसके 3 के साथ मर्ज होगी, 4 इसके साथ मर्ज होगी, ठीक। तो इस तरीके से एक एक रो हमारी मर्ज होती है, किसके बेसिस पे, आइडेंटिकल आईडी के बेसिस पे। अब इसमें हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन एक बार करते हैं, हम इसमें एक और आईडी ऐड कर रहे हैं, 1 आईडी और ऐड कर रहे हैं इसमें हम, ठीक है, 1, और इसमें एक नाम और बढ़ाना पड़ेगा। और सब्जेक्ट में यहाँ हम सपोज कोई सब्जेक्ट दे देते हैं, सब 3, ठीक है। अब एक बार हम लोग मर्ज करते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। अब देखो हमारा आईडी हमारी क्या थी यहाँ पर, ठीक है। तो अब देखो ये वाली रो हर उस रो से मर्ज होगी जिसमें आईडी 1 होगी, ये वाली रो हर उस रो से मर्ज होगी जिसमें आईडी 1 होगी। तो एक बार इसमें 1 है और एक बार इसमें भी 1 है, तो एक बार ये रो इसके साथ भी मर्ज होगी और इसके साथ भी मर्ज होगी। तो यहाँ पर देखो 2 बार आया 1 1 एलेक्स एलेक्स सब 1 सब 1, फिर एक बार क्रिश के लिए मर्ज हुई, एक बार बिली के लिए मर्ज हुई, और सब्जेक्ट 3 और सब्जेक्ट 2, ठीक है। तो आइडेंटिकल कॉलम के बेसिस पे, आइडेंटिकल आईडी के बेसिस पे ये रो क्या हो रही है, मर्ज हो रही है, ठीक। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है। नहीं सर। अच्छा ठीक है। अब सपोज हमें एक से ज़्यादा कॉलम के बेसिस पे मर्जिंग करनी है, तो यहाँ पर हम ऑन में एक लिस्ट पास कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर पास किया आईडी और साथ ही साथ सब्जेक्ट आईडी के बेसिस पे मर्ज करना है। मतलब जब आईडी और सब्जेक्ट आईडी दोनों मैच करें तभी मर्ज करें, अदरवाइज मर्ज ना करें, ठीक है। तो इसको एग्जीक्यूट कराते हैं हम लोग, आउटपुट देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं कौन कौन सी रो मर्ज हुई है, एक हुई है 4 और एक हुई है 5। 4 और 5 ही क्यों हुई है, क्योंकि फोर्थ रो आई डी फोर है, ठीक है। आई डी फोर में ही हमारा जो सब्जेक्ट है सेम आया है। देखो इसमें आई डी 4 और सब्जेक्ट 6, ठीक है। इसी तरीके से 5 में आई डी 5 सब्जेक्ट 5, आई डी 5 सब्जेक्ट 5, और किसी में भी मैच नहीं होगा। आई डी 1 है सब्जेक्ट 1 है, आई डी 1 सब्जेक्ट 1 नहीं है, ठीक है। आई डी 2 सब्जेक्ट 2, आई डी 2 सब्जेक्ट 2 है क्या, नहीं है। आई डी 3 सब्जेक्ट 4, आई डी 3 सब्जेक्ट 3। तो जो मैच हुआ है बस वही हमारा ज्वाइन हुआ है, अदरवाइज और कुछ भी ज्वाइन नहीं हुआ है, ठीक। ओके, आगे देखते हैं हम लोग। अब जिस तरीके से एसक्यूएल में हम लोग लेफ्ट राइट आउटर और इनर ज्वाइनिंग करते थे, वो चारों को चारों ज्वाइन हम लोग यहाँ पर भी कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली लेफ्ट ज्वाइन क्या होता है, जितने मैच करेंगे, जैसे हमारा लेफ्ट डेटा फ्रेम ये है, राइट डेटा फ्रेम हमारा ये है, ठीक है। अब इसमें इसके साथ जितने मैच करेंगे वो तो रहेंगे ही रहेंगे। सपोज इसमें कुछ ऐसे कॉल ऐसे रो बचे थे जो इसके साथ मैच नहीं किए, लेफ्ट में, लेफ्ट वाले में, लेफ्ट वाली टेबल में कुछ ऐसे रो थे जो इससे मैच नहीं किए। तो होगा क्या, वो जो मैच नहीं किए हैं और जो लेफ्ट में थे, राइट की बात नहीं कर रहे, लेफ्ट की बात कर रहे हैं, जो लेफ्ट के थे ऐसी रोज जो इससे मैच नहीं किए, वो भी अब डेटा फ्रेम में आ जाएंगी। अभी तक क्या हो रहा था, जो मैच करेंगी सिर्फ वही आ रही थी,
लेकिन लेफ्ट ज्वाइनिंग में क्या होगा, लेफ्ट ज्वाइनिंग में लेफ्ट वाली टेबल में जो जो मैच करेंगी वो तो आ जाएंगी, लेकिन जो नहीं भी मैच करेंगी वो भी आ जाएंगी। ठीक है। राइट ज्वाइनिंग इसका जस्ट अपोजिट। अब इधर से इधर ज्वाइनिंग होगी, राइट से लेफ्ट में ज्वाइनिंग होगी, तो होगा क्या, इसकी जो जो रो इसमें मैच करेंगी वो तो आ जाएंगी, लेकिन इसके अलावा जो बची होंगी जो मैच नहीं करेंगी वो वाली भी हमारे जो रिजल्टेंट टेबल होगी उसमें आ जाएगी। लेकिन क्वेश्चन ये है कि जो मैच नहीं करेगी, ठीक है, तो उस केस में उस कॉलम में मतलब इसके करस्पॉन्डिंग उन कॉलम में क्या वैल्यू होगी, तो उन कॉलम में वैल्यू होगी नैन। ठीक है। अभी नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, एग्जीक्यूट करते हैं फिर से समझते हैं। ठीक है। हम एक बार लेफ्ट ज्वाइन कर रहे हैं तो कैसे करेंगे लेफ्ट ज्वाइनिंग, पहले डेटा हम लोगों ने टेबल दे दी दोनों, इसको इसको ज्वाइन करना है किसके बेसिस पे, सब्जेक्ट आईडी जब मैच होगी तभी हमें ज्वाइन करना है। और प्रोसीजर क्या होना चाहिए, लेफ्ट ज्वाइनिंग होना चाहिए हमारा। ठीक है। एग्जीक्यूट कराते हैं, रिजल्ट देखते हैं, और अगेन दोनों डेटा फ्रेम को ओपन करते हैं, देखते हैं क्या है, कैसे ये ज्वाइनिंग हुआ। हम लोगों ने लेफ्ट ज्वाइन किया था। ठीक है। तो एक्स्ट्रा जितनी भी लेफ्ट की रो होंगी वो आ जाएंगी इसमें। अब देखते हैं, वन, सॉरी सब्जेक्ट आईडी पे इस बार मैच हुआ है, आईडी पे नहीं सब्जेक्ट आईडी पे। ठीक है। तो सब्जेक्ट आईडी सब्जेक्ट वन इससे मैच कर रहा है क्या, नहीं मैच कर रहा है। ठीक है। स्टिल ये मैच नहीं कर रहा है तो हमने यहाँ पर टेबल में एंट्री करी है। ठीक है, वन एलेक्स सब्जेक्ट वन, और ये जो इसके करस्पॉन्डिंग जो कॉलम थे उनमें हमारा क्या चला गया, नैन चला गया। ठीक है, क्या चला गया, नैन। ठीक। अब क्योंकि सब्जेक्ट आईडी दोनों में कॉमन हमने दिया है, इसी के बेसिस पे हम लोगों ने मर्जिंग की है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट वाई नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट आईडी ही रहेगा। आईडी एक्स और वाई हो जाएंगे। ठीक है। तो आईडी एक्स आईडी वाई। ठीक है। अब सेकेंड रो देखते हैं, सब्जेक्ट टू इससे मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है ना, इससे मैच कर रहा है क्या, हाँ इससे मैच कर रहा है। ठीक है, तो ये हमने एंट्री कर दी यहाँ पर, एमी सब्जेक्ट टू वन बेली। ठीक है। फिर सब्जेक्ट फोर इससे किससे किसी से मैच कर रहा है, हाँ इससे मैच कर रहा है तो इसकी भी एंट्री हो गई। सब्जेक्ट सिक्स इनमें से किसी से मैच कर रहा है, इससे मैच कर रहा है, एंट्री हो गई। सब्जेक्ट फाइव एंट्री हो गई। ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा रो था जो मैच नहीं कर रहा था, लेकिन उसकी भी एंट्री हुई है। अब यही चीज अगर हम लोग राइट ज्वाइनिंग करें, राइट ज्वाइनिंग करके देखते हैं आउटपुट क्या आता है। राइट ज्वाइनिंग में ये आया है, देखते हैं कैसे आया है। तो अब की बार हमें राइट टू लेफ्ट चलना है। ठीक है। तो ये वाली रो में जो सब्जेक्ट थ्री है, सब्जेक्ट थ्री किसी से मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, बट स्टिल ये रहेगा। तो हमने यहाँ पर एंट्री कर दी, सब्जेक्ट थ्री वन क्रिश। ठीक है, सब्जेक्ट थ्री वन क्रिश हमने एंट्री कर दी, और इसके एक्स के कॉलम में हमने क्या डाल दिया, मतलब लेफ्ट वाले डेटा फ्रेम के कॉलम में हमने क्या डाल दिया, नैन वैल्यू डाल दी। नेक्स्ट है सब्जेक्ट टू, सब्जेक्ट टू हमारा मैच तो किया है, अच्छा सब्जेक्ट थ्री मैच नहीं किया है, यहाँ पर सब्जेक्ट थ्री डाल दिया इसने। ठीक है। और सब्जेक्ट टू मैच, सब्जेक्ट टू तो कर रहा है, बेली ब्रेन, ओके एक गड़बड़ी की है हमने, हाँ, ये तो सही है, ये ऐसे ही होना चाहिए। फिर से देखते हैं, सब्जेक्ट वन, ठीक है सब्जेक्ट वन इसमें नहीं है, सब्जेक्ट टू इसमें है, एग्जिस्ट कर रहा है। सब्जेक्ट थ्री, सब्जेक्ट थ्री इसमें दो जगह नैन आ रहा है, दो जगह सब्जेक्ट वन सब्जेक्ट थ्री, एलेक्स। हाँ सर, इसमें जो है सेकंड वाला जो राइट उसमें उसमें सर दो बार है ना सब्जेक्ट थ्री।
अच्छा सॉरी, हाँ अब ये आगे हमने सिक्वेंशियल है ये। आगे हाँ, नहीं देखा, इस वजह से दो ऐसा बार है। हुआ। हाँ ठीक है, सब्जेक्ट थ्री यहाँ पर दो बार आया है, इस वजह से ऐसा हुआ। तो सब्जेक्ट थ्री यहाँ पर मैच नहीं किया तो आया हुआ है, और ये एक बार और सब्जेक्ट थ्री आया हुआ है, इसको हमने नहीं ध्यान दिया तो ये भी यहाँ पर आया हुआ है। ठीक है, तो ब्रायन आ गया, ठीक है, और हमारा क्रिश आ गया। फिर उसके बाद सारे मैच कर रहे हैं, सब्जेक्ट टू भी मैच कर रहा है तो सब्जेक्ट टू की एंट्री है, सब्जेक्ट फोर भी मैच कर रहा है, सब्जेक्ट फोर की भी एंट्री है, सब्जेक्ट सिक्स और फाइव दोनों मैच कर रहे हैं तो उनकी भी एंट्री है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा राइट ज्वाइन। और जो आउटर ज्वाइन होता है, आउटर ज्वाइन के केस में हम लोग क्या करते हैं, यूनियन करते हैं, दोनों का यूनियन, जो बची होंगी लेफ्ट में और जो बची होंगी राइट में, दोनों की दोनों हमारी आ जाएंगी। ठीक है, लेफ्ट और राइट दोनों में जो बची होंगी दोनों आ जाएंगी। ठीक है, तो जो लेफ्ट में होंगी उसके लिए राइट वाले कॉलम में नन हो जाएगा, नैन हो जाएगा, और जो राइट में होंगी उसके लिए राइट वाले लेफ्ट वाले कॉलम के लिए नैन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम आउटर ज्वाइनिंग करते हैं इस पर और आउटपुट देखते हैं। यहाँ पर देखो कुछ लेफ्ट राइट वाले में नैन है, कुछ लेफ्ट वाले में नैन है। तो प्रोसीजर वही है कि जो मैच किया वो ठीक है, जो नहीं मैच किया वो भी एंट्री कर दी, बट इस बार नैन के साथ। ठीक है, तो वन एलेक्स सब्जेक्ट वन भले ही नहीं था फिर भी एंट्री कर दी है। ठीक है, फिर एमी, फिर एलन, सबकी एंट्री हो गई। लास्ट में हमारे कौन कौन से बचे थे, यहाँ सब्जेक्ट थ्री वाले बचे थे। सब्जेक्ट थ्री में क्रिस और ब्रायन है, तो ये दोनों हमारे लास्ट में आए और इस केस में लेफ्ट में एंट्री नहीं हुई। ठीक, तो ये हो गया हमारा आउटर ज्वाइन। और नेक्स्ट है हमारा इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन के केस में इंटरसेक्शन बेसिकली होता है, इसमें आप लोग को नैन नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ ये आप लोग कह सकते हो जो हम लोगों ने ज्वाइन मर्ज किया था एग्जैक्टली उसी तरीके से है, और इसमें कुछ स्पेशल जो हम लोगों ने ज्वाइन किया था, सिंपल मर्ज किया था उसी तरीके से। तो इसमें इंटरसेक्शन का मतलब ही है जो कॉमन होंगे वही आएंगे। तो जो कॉमन है हमारे कौन कौन से हैं, सब्जेक्ट टू है, सब्जेक्ट फोर है, सब्जेक्ट सिक्स है और सब्जेक्ट फाइव। तो सब्जेक्ट टू के आएंगे, सब्जेक्ट फोर के आएंगे, सब्जेक्ट सिक्स के आएंगे, सब्जेक्ट फाइव, इसके अलावा और कोई एंट्री इसमें नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, इनर ज्वाइन। ये हमारा क्या हो गया, इनर ज्वाइन। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं कॉन्कैटिनेशन। ये तो हो गई हमारी मर्जिंग। अब देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा मॉड्यूल है पेंडास का, वो है कॉन्कैटिनेशन। अभी हम लोगों ने अब तक देखा था कि कॉलम को कैसे ऐड किया जाता है ना। कॉलम को इंसर्ट के थ्रू भी हम लोग डेटा फ्रेम में ऐड कर सकते हैं, और दूसरा क्या प्रोसीजर था, आप डायरेक्टली कॉलम नेम डिफाइन करके उसमें कोई वैल्यू रख सकते हो। जैसे हम लोग लिखते थे ना डीईएफ, हम लोगों ने किया था लास्ट टाइम टोटल करके, इस तरीके से। अब इसमें जो भी टोटल किया था इस तरीके डीईएफ ऑफ एमडी, लास्ट टाइम हम लोगों ने किया था ना इस तरीके, प्लस डीएफ डी, ठीक, इस तरीके से आप अटैच कर सकते हो कॉलम। ठीक है, तो ये जो था हमारा कॉन्कैटिनेशन, कह सकते हैं एक तरीके से कह सकते हैं कॉन्कैटिनेशन। ठीक है, बट एक और हमारे पास तरीका दिया गया है कॉन्कैटिनेट करने का डेटा फ्रेम को, इसमें थोड़े से और फीचर्स हैं, देखेंगे क्या है ना। साथ ही साथ हम लोगों ने एक अपेंड मेथड और देखा था, वो भी कॉन्कैटिनेशन की तरह ही काम करता है। अपेंड मेथड क्या करता है, रो इंसर्ट करता है, और इंसर्ट मेथड क्या करता था, कॉलम इंसर्ट करता था। ठीक है, अब अगर दो डेटा फ्रेम है हमारे पास, ठीक है, इन दोनों डेटा फ्रेम को हमें सिर्फ और सिर्फ कॉन्कैटिनेट करना है। ठीक है, तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं क्या, pd डॉट कॉनकैट, और यहाँ पर आप जो भी दो कॉलम को सॉरी डेटा फ्रेम को आप लोग मर्ज करना चाहते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम मर्ज करते हैं, सॉरी कॉन्कैटिनेट करते हैं। वन है एक डेटा फ्रेम का नाम, एक है टू। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग मर्ज करते हैं, देखते हैं आउटपुट क्या आता है। तो यहाँ पर देखो हमारा पहले डेटा फ्रेम वन आया हुआ है, फिर उसके बाद डेटा फ्रेम टू आया। आप एक से ज़्यादा डेटा फ्रेम को भी कॉन्कैटिनेट कर सकते हो कॉन्कैटिनेट की मदद से। ठीक है, कैसे करोगे, यहाँ पर इस लिस्ट में मल्टीपल डेटा फ्रेम यहाँ पर पास कर दोगे तो वो कॉन्कैटिनेट हो जाएंगे।
समझ रहे हो, यहाँ पर कॉन्केटिनेट हो जाएंगे। तो पहले हमने 1 पास किया, फिर 2 को 2 टाइम पास कर दिया था, दूसरा तीसरा हम लोगों ने क्रिएट नहीं किया है ना, बस उसी को हमने रिपीट कर दिया है। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर देखो पहले 1 आया है, फिर 2, फिर 3। ठीक है, एक चीज और एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कॉन्केटिनेशन में। हम कॉलम नेम चेंज करेंगे। अब तक तो दोनों के कॉलम नेम चेंज वो सेम थे। कॉलम नेम चेंज करके देखते हैं अब की बार हम लोग, और देखते हैं कॉन्केटिनेशन होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पर देख रहे हो क्या हो रहा है कॉन्केटिनेशन केस में। कॉलम जैसे हम लोग वहां पर कॉन्केटिनेट कर रहे थे, जब कॉलम नहीं मिल रहे थे तो नैन वैल्यू आ जा रही थी। अपेंड के केस में सेम यहाँ पर होगा। अगर कॉलम नेम मैच नहीं करेंगे तो उस केस में क्या होगा, नैन वैल्यू रिपीट होगी। ठीक है, क्या रिपीट होगा, नैन वैल्यू। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सर उदाहरण सर हमने यहाँ पे प्लस यूज किया तो सॉरी, किसका यूज किया, सर हमने यहाँ पे अगर प्लस यूज किया तो प्लॉट, प्लस प्लस प्लस, प्लस नो ऑपरेटर। नो नो वो जो कॉन्केटिनेट हो रहा है हाँ प्लस ऑपरेटर। प्लस ऑपरेटर में क्या होगा, डीएफ, हम लोगों ने प्लस ऑपरेटर भी देखा था। तो प्लस ऑपरेटर बेसिकली सर कॉन्केट कॉन्कैट नहीं करता। प्लस ऑपरेटर क्या करता था, अगर उसमें कोई स्केलर वैल्यू ऐड करनी है अच्छा अच्छा वो हाँ ऐड कर देता था, या तो दो डेटा फ्रेम को जोड़ रहे हैं तो सेम कॉलम में जो जो वैल्यू होती थी वो जुड़ जाती थी। हम लोगों ने याद करो, हम लोगों ने क्यूमुलेटिव सम भी देखा था, इस तरीके से हम्म कई सारी चीजें देखी थी ना। ठीक, तो अगर कोई डेटा फ्रेम में स्केलर वैल्यू जोड़नी है तो डी एफ प्लस वन, हम्म या अगर डी एफ प्लस डी एफ करोगे तो सेम कॉलम में जो जो वैल्यू होंगी वो सम हो जाएंगी। ठीक है। हाँ सर समझ में आया। नेक्स्ट है, सपोज हम चाहते हैं कि जो हमारे डेटा फ्रेम कॉन्कैटिनेट हो रहे हैं उनको एक और इंडेक्सिंग हम दे दें, एक और इंडेक्सिंग दे दें। ठीक है, जैसे अभी तो ये इंडेक्सिंग आ रही है, ठीक है, इसके बाहर भी एक इंडेक्सिंग दे दें। जैसे यहाँ पर इसके बाहर लिखा हो एक्स, एक्स के अंदर ये 5 आते हो, और वाई के अंदर ये 5 रोज आते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप इंडेक्स दे सकते हो। तो इंडेक्स देने के लिए यहाँ पर आपको कीज पास करना पड़ेगा, कीज एक्स और वाई। ठीक है, तो इसको एग्जीक्यूट कराते हैं, आउटपुट देखते हैं कैसा दिखता है हमारा। तो यहाँ पर देखो एक्स एक आया है जो कि बता रहा है कि यहाँ तक हमारा डेटा फ्रेम 1 है और फिर यहाँ पर डेटा फ्रेम 2 है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कीज पास कर सकते हैं। आगे देखते हैं, एक हमारा इग्नोर इंडेक्स है। इग्नोर इंडेक्स क्या करेगा, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5 हो रहा है। ठीक है, अगर आप चाहते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आए तो यहाँ पर इग्नोर इंडेक्स इक्वल्स टू ट्रू देना होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी है, ठीक है, उस तरीके से आएगा। आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है एक्सेस। अभी तो हम लोगों ने रो वाइज किया, अब कॉलम वाइज करते हैं कॉन्कैटिनेट। तो यहाँ पर हम तो कॉलम वाइज कॉन्कैटिनेट करते हैं। तो यहाँ पर नेम सब्जेक्ट आईडी मार्क्स रिकॉर्ड, नेम सब्जेक्ट आईडी मार्क्स रिकॉर्ड। ठीक है, यहाँ पर एक बार हम फिर से सेम नेम कर रहे हैं। ठीक है, कॉलम्स का नेम सेम कर रहे हैं। अभी डिफरेंट थे, अभी डिफरेंट थे। ठीक है, अब की बार हमने सेम किया। तो इस केस में क्या हो रहा है, अगेन हमारे नेम जो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ठीक है, नेम हमारे क्या हो जा रहे हैं, रिपीट हो जा रहे हैं, बस वो कॉलम वाइज कॉन्कैटिनेट हो जा रहा है डेटा पे। ठीक है, आगे नेक्स्ट है हमारा अपेंड। अपेंड भी इसी तरीके से काम करता है, बट अपेंड के केस में हम लोग हॉरिजॉन्टली, जैसे सिर्फ और सिर्फ एक केस में, अपेंड के केस में या तो हम सिर्फ और सिर्फ रो ही अपेंड कर सकते हैं, कॉलम में अपेंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कॉलम जैसा अभी ये जो आउटपुट आया है हमारा कॉलम वाइज जो कॉन्कैटिनेशन हुआ वो चीज़ हम नहीं कर सकते। बस अपेंड और कॉन्कैटिनेशन में यही डिफरेंस हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, इस तरीके से जो मल्टीपल रो जो क्या हुई है, अपेंड हुई है। बेसिकली यहाँ पर मल्टीपल रो ही अपेंड हुई, एक कुछ रोज के बाद कुछ, एक डेटा फ्रेम के बाद कुछ रोज अपेंड हुई है और कुछ नहीं हुआ। ठीक, तो ये तो था हमारा कॉन्कैटिनेशन। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरत पड़ती रहती है। ठीक है, मशीन लर्निंग में ज़रूरत पड़ती रहती है।
अब हम लोग बात करेंगे टाइम सीरीज डेटा के बारे में, कुछ बात करेंगे। ठीक है, टाइम सीरीज डेटा के बारे में हम लोग डिटेल में भी पढ़ेंगे, अभी अभी नहीं फिलहाल। अभी बस टाइम सीरीज डेटा को क्रिएट करना, कैसे क्रिएट किया जाता है, ठीक है, एक्सेस कैसे किया जाता है, बस इतना अभी देखेंगे। एल्गोरिदम में कैसे हम लोग को यूज़ करना है टाइम सीरीज डेटा को, वो हम लोग बाद में देखेंगे जब हम लोग मशीन लर्निंग पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल अभी डेटा क्रिएट करना हम लोग देख रहे हैं और कुछ नहीं। तो सबसे पहले देखते हैं डेट टाइम डॉट नाउ। अगर आपको सिस्टम का टाइम चाहिए तो सिंपली पीडी के अंदर डेट टाइम है, और डेट टाइम डॉट नाउ से हम लोग क्या कर सकते हैं, करंट टाइम को गेन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जीक्यूट करते हैं इसको, तो फ्यूचर वार्निंग, ओके, फिर इन्होंने कहा है कि ये अपडेट होने वाला है कुछ दिनों में, और कुछ दिनों में ये डेट टाइम नाउ रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है, अभी फिलहाल इसने कुछ आउटपुट दिया है, हमें आउटपुट ये मिला है कि आज डेट है 6/9, और मंथ कौन सा है, 6/2021, समय हो रहा है 9:19, मतलब 7:52। ठीक है, तो यहाँ पर 7:52 ही हो रहा है, वही टाइम इसने हमें रिटर्न करके दिया है। ठीक है ना। अब सपोज हमें अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पर डेट टाइम एक तरीके का वो है, डेटा टाइप है। ठीक है, एक तरीके का डेट, जैसे इंटीजर डेट एक डेटा टाइप है, फ्लोट एक डेटा टाइप है, उसी तरीके से डेट टाइम भी एक डेटा टाइप है, टाइम स्टैम्प भी एक डेटा टाइप है यहाँ पर। ठीक है, तो अगर हमें अपने डेटा फ्रेम को डेट टाइम में कन्वर्ट करना है, मतलब डेट टाइम फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए यहाँ पर टाइप कास्टिंग हम लोग कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखते हैं। हम लोगों ने एक डेटा फ्रेम बनाया जो इस तरीके से दिख रहा है, कॉलम नेम पे नहीं जाना, बस उसमें वैल्यू हम लोगों ने इस तरीके से इंसर्ट करी है। ठीक है, अब इसको हमें डेट टाइम में कन्वर्ट करना, तो हम क्या करेंगे, पी डी डॉट टू डेट टाइम। इसी तरीके से किसी भी डेटा फ्रेम को किसी भी दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है, किसी डेटा फ्रेम को किसी दूसरे डेटा टाइप में, तो यहाँ पर टू करके करते हैं, टू आई एन टी। ठीक है, स्ट्रिंग में करना है तो टू स्ट्रिंग, इस तरीके से किसी भी डेटा टाइप को, सॉरी डेटा फ्रेम के टाइप को चेंज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर डू टू डेट टाइम है, मतलब डेट टाइम में हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं। इसको एग्जीक्यूट कराते हैं और आउटपुट देखते हैं। सॉरी, यहाँ पर देख सकते हैं इस डेटा फ्रेम का डी टाइप क्या है, डेट टाइम है। क्या है, इसको एक काम करते हैं, हम एक वेरिएबल में रिसीव करते हैं। यहाँ पर देखो हमें एक सिंगल सेल मिली हुई है हर एक कॉलम के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या है, डेट टाइम, जो भी हम लोगों ने तीनों कॉलम में वैल्यू दी थी, प्लस टाइम, क्योंकि हम लोगों ने वहां पर नहीं दिया था, तो यहाँ पर टाइम 000000। ठीक है, आर मिनट सेकेंड। ठीक है, तो इस तरीके से हमें एक सिंगल रो रिटर्न होगी। ठीक है, सिंगल सेल रिटर्न होगी तीन कॉलम के करस्पॉन्डिंग। इवन और भी हम लोग अगर कॉलम देते, दो कॉलम, सॉरी तीन कॉलम और देते, आर मिनट एंड सेकंड देते, तो वो भी यहाँ पर मिलता हमें। ठीक है, तो इस तरीके से डेट टाइम में हम लोग टाइप कास्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है, सपोज हमें किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग को टाइप कास्ट करना है टाइम स्टैम्प में। ठीक है, टाइम स्टैम्प बेसिकली यहाँ पर क्या है, इस तरीके के टाइम फॉर्मेट, इस तरीके की अगर कोई स्ट्रिंग है उसको हमें टाइम डेट टाइम टाइप के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, तो उसी को बोल रहे हैं हम लोग टाइम स्टैम्प। ठीक है, तो पी डी डॉट टाइम स्टैम्प, हम इस स्ट्रिंग को टाइम स्टैम्प में कन्वर्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, टाइम स्टैम्प में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो एग्जीक्यूट कर रहे हैं, यहाँ पर देखो हमें मिला क्या, 2017-3-1 टाइम स्टैम्प मिला है, टाइम स्टैम्प टाइप का ऑब्जेक्ट मिला है हमें। ठीक है, ये डेट टाइम नहीं है, टाइम स्टैम्प है, याद रखना। ठीक है, क्या है, टाइम स्टैम्प है। तो 2017-3, अभी सारी चीज़ें क्लियर होंगी, टाइम स्टैम्प सारी चीज़ें क्लियर होंगी, अभी घबराना नहीं, क्या टाइम स्टैम्प है, फिर डेट टाइम क्या है, ये सारी चीज़ें अभी होंगे, आगे देखेंगे। ठीक है, तो 2017-3-1 यहाँ पर टाइम क्या आया हमें,
00 मिला। बेसिकली टाइम स्टैम्प चलो इसको बाद में ही क्लियर करेंगे, अभी कुछ और चीज़ें देख रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन है हमारी क्या, एक और तरीका टाइम स्टैम्प क्रिएट करने का, बट यहाँ पर आउटपुट कुछ दूसरे फॉर्मेट में आता है। हमने यहाँ पर टाइम स्टैम्प के अंदर जो फॉर्मेट दिया है, फॉर्मेट क्या दिया है हमने यहाँ पर, एक इंटीजर वैल्यू दी है। क्या दी है? इंटीजर वैल्यू दी है, और एक पैरामीटर पास किया है यूनिट। क्या पास किया? यूनिट। तो इस वन की यूनिट है सेकेंड, एस का मतलब है सेकेंड, ठीक। इसका आउटपुट पहले देखते हैं, फिर समझते हैं इसका आउट मतलब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा टाइम स्टैम्प आया, बट उसमें एक डेट आई है 1970 01 01, और यहाँ पर 1 है, सेकेंड में 1 है। बेसिकली टाइम स्टैम्प 1970 के 1 1 से टाइम रिटर्न करता है, मतलब फर्स्ट मंथ फर्स्ट डेट से टाइम रिटर्न करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या है, हमने इस टाइम स्टैम्प में एक सेकंड और ऐड किया है, तो वो सेकंड हमारा यहाँ पर दिखा रहा है। यहाँ पर हम लोगों ने सेकंड ऐड किया है ना, तो 1, यहाँ पर 2 कर देंगे तो 2। तो इस डेट से, मतलब इस 1971 1 से लेके अब तक का अगर हमें डिफरेंस निकालना हो, तो दो टाइम स्टैम्प को हम लोग सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। बेसिकली प्रणव को ज़्यादा समझ में आ रहा होगा, टाइम से लेके काफ़ी दिनों से परेशान है। तो वही 1970 वाला केस जो प्रणव तुमने देखा था वहाँ पर, है ना। बट ये चीज़ स्टोर है, ये जो टाइम स्टैम्प हाँ है, सर। ये चीज़ स्टोर है यहाँ पर। जो तुम्हारा जो माइक्रो कंट्रोलर था उसमें स्टोर नहीं था, इसलिए वहाँ पर पैच नहीं हो पा रहा था। यहाँ पर स्टोर है, इस वजह से ये चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है ना। तो ये बेसिकली बता रहा है कि आप कितने यूनिट ऐड करके इसमें हाँ दोगे। सर, वही मैच करके देख रहा हूँ क्या गलत है। हाँ हाँ। तो यहाँ पर आगे देखेंगे टाइम, डेट टाइम का सब्सट्रैक्शन वगैरह सारी चीज़ें देखेंगे। दो टाइम डेट के बीच में हमें समय निकालना है कि कितना समय हुआ दो डेट के बीच में, वो सारी चीज़ें अभी डेटा फ्रेम में नहीं देखेंगे, आगे देखेंगे। डेट टाइम एक लाइब्रेरी है, उसमें देखेंगे, ठीक है। 5 ऐड करेंगे। बट सर ये बाय डिफॉल्ट सर ये 1997 से होता है क्या? हाँ, बाय डिफ़ॉल्ट 1997 से टाइम रिटर्न करता है ये, ठीक है। जैसे हमने इसमें आवर्स अब की बार जोड़े 5 आवर्स। अब आवर्स में हम एक काम कर रहे हैं, 25 आवर्स ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या हमें आउटपुट मिलता है। तो हमें देखो क्या मिला अब, फर्स्ट मंथ सेकेंड डे मिल गया है, और टाइम यहाँ पर 1 आवर, मतलब जब 25 हुआ तो मतलब 24 आवर मिला के 1 डे हो गया, ठीक है। 1 डे हो गया। तो यहाँ पर क्या आया, 1 डे इसमें ऐड हो गया डेट में, और टाइम जो बचा 1 घंटा जो बचा वो यहाँ पर ऐड हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से टाइम स्टैम्प का काफ़ी यूज़ होता है। जैसे अ, वो बताया ना कि जैसे दो डेट के बीच का डिफरेंस निकालना, अब तक कितना टाइम हुआ, टोटल कितने सेकंड हुए, टोटल कितने डे हुए अब तक, ये सब सारी चीज़ें हम लोग टाइम स्टैम्प से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर हमें सपोज एक रेंज क्रिएट करनी हो एक डे से दूसरी डे तक, डेट तक, जैसे हम लोग कोई न्यूमेरिक वैल्यू की रेंज क्रिएट करते थे ना, रेंज फंक्शन से, ऐसे 0 to 10, इस तरीके से। तो उसी तरीके से सपोज हमें इस ये रेंज की जगह हमें डेट की रेंज क्रिएट करनी है, तो यहाँ पर पेंडास के अंदर डेट रेंज नाम का फंक्शन है। क्या है? डेट रेंज नाम का फंक्शन है, जिसके थ्रू हम लोग कर सकते हैं क्या, रेंज एक क्रिएट कर सकते हैं डेट की, ठीक। इवन टाइम की भी कर सकते हैं, है ना। तो कैसे करते हैं देखते हैं। यहाँ पर हम दो पैरामीटर पहले पास करेंगे, स्टार्टिंग या एंड। एंड की जगह हम लोग एक पीरियड भी पास कर सकते हैं, पीरियड्स भी पास कर सकते हैं। इन दोनों का अलग अलग हम लोग एग्जाम्पल से एग्जीक्यूशन देखेंगे, आउटपुट देखेंगे, समझेंगे दोनों को, ठीक। तो अगर आप लोग स्टार्टिंग दे रहे हो और एंडिंग दे रहे हो, कि मतलब यहाँ से स्टार्ट करना है हमें और यहाँ पर एंड करना है, और डेट रेंज एग्जीक्यूट कराते हैं, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, एक एक डेट से यहाँ तक, मतलब 1 से लेके 8 तक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। बट अगर आप चाहते हो कि इस डेट से स्टार्ट करें और नेक्स्ट 8 डे प्रिंट करें, नेक्स्ट 8 डे के वो प्रिंट करें, ठीक है, डेट प्रिंट करें,
तो उस केस में हमें क्या करेंगे, उस केस में हम यहाँ पर पीरियड्स देंगे, ठीक है, कि कितने टाइम पीरियड्स आप चाहते हो इस डेट से, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, 1/1/2018 पीरियड्स इक्वल्स टू 8। तो यहाँ पर 1 से स्टार्ट करेगा, टोटल 8 तक डेट रिटर्न करके देगा, ठीक है ना। और अगर आप लोगों ने यहाँ पर स्टार्टिंग की जगह एंड दिया और पीरियड दिया, यहाँ पर क्या दिया हमने, स्टार्ट किया था और पीरियड दिया था, यहाँ पर एंड कर रहे हैं और पीरियड दे रहे हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, रिवर्स। तो यहाँ पर देखो कहाँ से स्टार्ट हम लोगों ने किया था, वन वन 1/1/2018 से, ठीक है, 1/1/2018, फिर उससे बैक गया, उससे बैक गया, उससे बैक, एक एक करके बैक चलते चले गए, ठीक है। नेक्स्ट है, सपोज हमने तीनों दे दिया, स्टार्ट एंड और पीरियड दे दिया, तो ये थोड़ा सा समझाना इसको थोड़ा सा मुश्किल है, अजीब सा इसका आउटपुट आता है। इसका आउटपुट एक बार देखते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर स्टार्ट किया है 24 से एंड 25 से एंड कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक होगा। 25 से एंड कर रहे हैं मतलब इन दो डेट के बीच में 24 और 25 के बीच में हमें तीन डेटें चाहिए, तीन डेटें चाहिए। तो हमें अब की बार टाइम भी मिलने वाला है, जो कि मतलब 24 के मतलब जो 24 और 25 के बीच में जो टोटल टाइम होगा उसको तीन से डिवाइड करके तीन डेट रिटर्न करेगा हमें। इसका आउटपुट देखते हैं एक बार हम लोग। तो इसने क्या किया, 24 0 आवर, 24 12 आवर और 25, ठीक है। तो इसने तीन चीज़ें हमें रिटर्न करके दी, ठीक है, तीन चीज़ें रिटर्न करके दी हैं। अब एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पर हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, 25 ना करके हम 24 25 26 27 एक बार करते हैं, ठीक है। अब इसका आउटपुट देखते हैं। अब इसने कि देखो क्या दिया है, 24 दिया है, 25 दिया, 26 को मिस कर दिया इसने, 26 को मिस कर दिया इसने। बेसिकली ये करना तो नहीं, मिस नहीं किया है एग्जैक्टली, टाइम टाइम पे ध्यान देना है यहाँ पर, हमें इस पे नहीं ध्यान देना है, डेट पे नहीं, टाइम पे ध्यान देना है। इसने क्या किया, 24 से स्टार्ट किया और 25 के 12 आवर तक गया है, तभी तो बराबर होगा ना, कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस तभी तो बराबर होगा। तो 24 से 12 आवर तक, 25 के 12 आवर तक गया, और नेक्स्ट 12 आवर किस में जुड़े होंगे, इसमें जुड़े होंगे, इस वाली डेट, ठीक है। तो इस वजह से अब ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इसने दिया है, थ्री डेट का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। जैसे हम लोगों ने डेट का रेंज क्रिएट किया, एक बार टाइम का रेंज क्रिएट करते हैं, तो एक बार टाइम पास करते हैं हम लोग इसमें, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी को अभी अभी बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या मिला है, अब की बार टाइम मिला है 11:0, 11:37:30, फिर 12:15, इस तरीके से यहाँ से लेके यहाँ तक के जो 5 इसने टाइम रिटर्न किए हैं, जिनके बीच का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होगा, ठीक है, डिफ्रेंसिएशन या डिस्ट्रीब्यूशन जो भी बोलो, इक्वल होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का यूज़ हम लोग हर जगह कर सकते हैं, यहाँ डेट में भी क्रिया कर सकते हैं, टाइम में भी कर सकते हैं। बेसिकली हम क्या बता रहे हैं कि यहाँ पर हम टाइम पीरियड नहीं दे रहे हैं, हमें यहाँ से शुरू करना है, यहाँ पर एंड करना है, लेकिन हम क्या करेंगे, हर बार जो भी टाइम होगा उसमें 30 मिनट ऐड करेंगे। फ्रीक्वेंसी ये बताता है कितना ऐड करना है, मिनट देंगे तो मिनट ऐड करेगा, आर देंगे तो आर ऐड करेगा, डे देंगे तो डे ऐड करेगा, ईयर देंगे तो ईयर ऐड करेगा, जो आप दोगे वो ऐड करेगा, जितना दोगे उतना ऐड करेगा, ठीक है। 30 मिनट ऐड करने को बोला है, तो 11 में पहले 30 मिनट ऐड होगा, आउटपुट में ऐड होगा, फिर 11:30 में 30 मिनट ऐड होगा, आउटपुट में ऐड होगा, कब तक, जब तक यहाँ तक नहीं पहुँच जाते, ठीक है। क्या हो गया, 11, 11:30, 12, 12:30, 13, 13:30, ठीक, इस तरीके से। अब
डेट में वापस आते हैं, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं हम लोग 1 से स्टार्ट करेंगे। टोटल 5 डेटें हमें चाहिए, लेकिन हमें फ्रीक्वेंसी क्या चाहिए, 1 मंथ की चाहिए। ठीक है, मतलब पहले 1 होगा, फिर उसमें एक मंथ ऐड होगा, फिर उसमें एक मंथ ऐड होगा, कब तक, जब तक टोटल 5 डेटें हमें नहीं मिल जाती। ठीक है, तो पहले 1 1 31, ये क्या हुआ है हमारा, स्टार्ट हुआ है फ्रीक्वेंसी 1 मंथ, 1 1 से स्टार्ट होना चाहिए था। इसको एक बार फिर से एग्जीक्यूट कराते हैं। ओके, ये फर्स्ट मंथ का टोटल 30 टोटल डे ऐड करके दे रहा है। इसी तरीके से फर्स्ट डे ना रिटर्न करके ये क्या कर रहा है, इसमें एक मंथ ऐड करने के बाद तब रिटर्न करके दे रहा है। तो 1 में 31, फिर नेक्स्ट में 28 डे थे, तो 28 दिया है, फिर 31 30 और 31 मंथ ऐड करने पे हमारी इनिशियल डेट नहीं मिल रही है, बल्कि क्या मिल रहा है, जो भी डेट है उसमें उसका जो लास्ट डे है वो मिल रहा है। जो भी डे मतलब जो भी मंथ है उसका लास्ट डे जो होगा, अगर 31 डेज का है तो 31, 30 है तो 30 डेज का, इस तरीके से मिल रहा है। ठीक है, 3 मंथ का अगर हमें वो चाहिए, गैप चाहिए, जैसे यहाँ पर 1 मंथ का किया, 3 मंथ का चाहिए, तो अब की बार 3 3 मंथ के गैप पे मिलेगा। यहाँ पर क्या हो रहा था, पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 5, एक एक मंथ का गैप हो रहा है। 3 मंथ अगर देते हैं तो यहाँ पर 3 मंथ का, तो 1 4 7 10 अगेन 1। ठीक है, अब हमें अगर टाइम जोन भी चाहिए, ठीक है, हमें जैसे हम चाहते हैं कि यहाँ का टाइम जोन हम चाहते हैं अपने उसमें। ठीक है, तो यहाँ पर टाइम जोन TZ पैरामीटर में यहाँ पर मल्टीपल टाइम जोन अवेलेबल हैं। इसके डॉक्यूमेंटेशन में जाके आप लोग सर्च कर सकते हो कि किस टाइम जोन के लिए यहाँ पर क्या पास करना है। ठीक है, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा, टाइम जोन आपको अपने टाइम के साथ मिलेगा। हेलो हेलो, हाँ सर, हेलो। अब कहाँ पॉज हुआ था, अभी बीच में नेट चला गया था क्या, और वो डिस्कनेक्शन हुआ था क्या? अ, तुम्हारा क्या सर? नहीं, हाँ, हमारा ही पॉज हुआ था हाँ एक। थोड़ा वो, हाँ ओके ओके, ठीक है, तो सर। हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, वापस वापस से इसको देखते हैं। तो टाइम जोन अगर हमें चाहिए, ठीक है, टाइम जोन अपने ठीक टाइम है। जोन, जैसे हमें अपने जो डेट है, डेट में हमें टाइम जोन भी चाहिए। ठीक है, तो टाइम जोन के लिए हम लोग क्या पैरामीटर पास करेंगे, TZ टाइम जोन, और जो टाइम जोन आपको चाहिए वो टाइम जोन यहाँ पर पास करोगे। तो हमें एशिया पैसिफिक का कोलकाता का टाइम जोन चाहिए। तो हमने जब इसको एग्जीक्यूट करा है तो यहाँ पर टाइम में देखो +530 +530 +530 ऐड होके मिल रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। एक और पैरामीटर इसमें होता है क्लोज। डेट रेंज के अंदर एक पैरामीटर और होता है क्लोज। अगर क्लोज को नन करते हैं, इसके बाद आउटपुट देखते हेलो। हैं हम लोग। तो जब क्लोज को हमने नन किया तो उस केस में क्या हो रहा है, कहाँ गए 1 1। अच्छा, एक काम करते हैं, क्लोज को नन हमने किया तो उस केस में देखो हो क्या रहा है, यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पर एंड हो रहा है। तो 1 से स्टार्ट हुआ है, एंड हमारा कहाँ पर हो रहा है, 4 पे हो रहा है। अब की बार क्लोज में हम लोग लेफ्ट पास करेंगे। ठीक है, क्लोज में लेफ्ट पास करेंगे, देखते हैं क्या डिफरेंस आता है। क्लोज में इस बार लेफ्ट हमने पास किया तो इस केस में देखो क्या हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन एंड हमारा 4 पे नहीं हो रहा है। एंड हमारा कहाँ पर हो रहा है, 3 पर हो रहा है। तो ये जो आपने पास किया था एंड में, आप लोगों ने पास किया था जो डेट, वो हमारे आउटपुट में इंक्लूड नहीं होगी, आउटपुट में इंक्लूड नहीं होगी। उसी तरीके से जब राइट पास करेंगे, ये वाली डेट हमारी इंक्लूड नहीं होगी। ठीक है, तो क्लोज पैरामीटर से हम लोग इन दोनों को स्किप कर सकते हैं, इन दोनों में से कोई भी डेट को स्किप कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा डेट रेंज हो गया।
नेक्स्ट है हमारा टाइम डेल्टा। ठीक है, टाइम डेल्टा का यूज़ बेसिकली जैसे अगर हमें कोई समय दे दिया गया या कोई डेट दे दी गई है, उस डेट में हमें कोई टाइम ऐड करना, जैसे एक महीना ऐड करना है या एक दिन ऐड करना है या एक घंटा ऐड करना है, तो वहाँ पर इसका यूज़ होता है। ठीक है, अभी तो बस हम लोग देखेंगे कि टाइम डेल्टा क्रिएट कैसे किया जाता है, अभी एडिशन वगैरह नहीं देखेंगे, बस हम लोग सिर्फ और सिर्फ टाइम डेल्टा क्रिएट करना देखेंगे। एडिशन भी देखेंगे जब हम लोग डेट टाइम लाइब्रेरी पढ़ेंगे, सब वहाँ पर सारी चीज़ें देखेंगे। तो फिलहाल हम लोग टाइम डेल्टा क्रिएट करते हैं। हम चाहते हैं 1 डेज इतने समय का टाइम डेल्टा क्रिएट करना चाहते हैं, तो पी डी डॉट टू टाइम डेल्टा। तो यहाँ पर हमें 1 डेज और इतने समय 6 hours 5 minutes 1 second का टाइम डेल्टा हमारा क्रिएट हो गया। ठीक है, अब इसमें हम लोग टाइम डेल्टा में कुछ और चीज़ें पास कर रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पर तो डेज पास किया, फिर उसके बाद कुछ और चीज़ें नहीं, बेसिकली मल्टीपल अब की बार टाइम डेल्टा हम लोग क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे अभी यहाँ पर एक सिंगल को किया, यहाँ पर मल्टीपल टाइम डेल्टा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक इसका टाइम डेल्टा और एक इसका टाइम डेल्टा और इसका टाइम डेल्टा। तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर नैन वैल्यू के साथ क्या होता है, इसके साथ क्या होगा, वो तो यहीं पर दिख गया है। ठीक है, इसके साथ देख लेते हैं और इसके साथ देख लेते हैं क्या होगा। तो यहाँ पर देखते हैं, पहला तो हमारा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा हमारा क्या हो रहा है, 0 डेज, और हमें जो नैनो सेकंड है, यूएस का मतलब नैनो सेकंड है, यहाँ पर जो नैनो सेकंड है वो हमें मिल रहा है। ठीक है, जबकि नैन के साथ यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, NAT। NAT का मतलब होता है नॉट अ टाइम। ठीक है, NAT का मतलब होता है नॉट अ टाइम। एंड नैन वैल्यू या कोई इंटीजर वैल्यू आप लोग पास करोगे तो वो क्या ट्रीट करेगा, नॉट अ टाइम। अगर आप लोग सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, मिली सेकेंड या डे, आवर्स ये सब पास करोगे तो उसको कन्वर्ट करेगा। अदरवाइज कोई ऐसी चीज़ जिसे वो नहीं पहचान रहा उसके लिए नॉट अ टाइम में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं टाइम डेल्टा का और कन्वर्जन देखते हैं। हम एक रेंज क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, 1 to 5 हम एक रेंज क्रिएट करेंगे। ठीक है, और उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे टाइम डेटा, लेकिन यहाँ पर यूनिट दे रहे हैं एस, यूनिट दे रहे हैं एस। ठीक है, तो इसको एग्जीक्यूट कराते हैं हम लोग। ठीक, तो यहाँ पर हमारा क्या मिल रहा है, 0 डेज, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने सेकंड दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एडिशन क्या हो रहा है, पहले 0 0 से स्टार्ट करेगा, 1 ऐड होगा, 2 ऐड होगा, 3 ऐड होगा, 4 ऐड होगा, एक कम तक। ठीक है, 0 से 4 तक। ठीक, उसी तरीके से सपोज यहाँ यूनिट में हम लोगों ने डे दे दिया, एक बार देते हैं यहाँ पर डी देते हैं। ठीक है, डे देते हैं, फिर आउटपुट देखते हैं। तो यहाँ पर अब की बार हमें डेज का वो मिलेगा टाइम डेल्टा, तो 0 डे, 1 डे, 2 डे, 3 डे, 4 डे। ठीक, अब दो टाइम डेल्टा को जोड़ते हैं, दो टाइम डेल्टा को हम लोग ऐड करते हैं। तो एक टाइम डेल्टा हम ले रहे हैं डेज का, एक टाइम डेल्टा ले रहे हैं आवर्स का। तो हर एक उसमें हम डे में क्या जोड़ रहे हैं, कुछ आवर्स जोड़ रहे हैं। ठीक है, पहले एक आवर्स, 0 आवर्स, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, इस तरीके से एडिशन करेंगे इस टाइम डेल्टा में। देखते हैं आउटपुट क्या आता है। यहाँ पर प्लस के बाद ये चीज़ें लिखी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 0 डे में 0 आवर्स जुड़े, 1 डे में 1 आवर जुड़ा, 2 डे में 2 आवर्स जुड़े, 3 डे में 3 आवर्स जुड़े, 4 डे में 4 आवर्स जुड़े। ठीक है, तो इस तरीके से टाइम डेल्टा को हम लोग आगे भी देखेंगे। डेट में कैसे ऐड करते हैं, डेट में भी टाइम डेल्टा को ऐड कर सकते हो। ठीक है, टाइम स्टैम्प में भी टाइम डेल्टा को ऐड कर सकते हो, वो चीज़ें हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है बीटी रेंज। बीटी रेंज रिटर्न करता है बिजनेस डे, बिजनेस डे की रेंज रिटर्न करता है। जैसे हम एक रेंज क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन हम वीकेंड डेज को उसमें इंक्लूड नहीं करना चाहते हैं, मतलब सैटरडे संडे को इंक्लूड नहीं करना चाहते हैं, तो हम लोग बी डेट का यूज़ करेंगे। ठीक है, बी डेट रेंज का यूज़ करेंगे। जैसे आज की डेट हमने यहाँ पर डाली है 6/9/2021, और टोटल हमें 5 डेट चाहिए, तो इसमें सैटरडे संडे इंक्लूड नहीं होना चाहिए। इसको एग्जीक्यूट कराते हैं।
एग्जीक्यूट कराया और हमें देखो क्या मिला, 9, 10, 11 और फिर 12 और 13 यहाँ पर इंक्लूड नहीं है, ठीक है, क्योंकि 12, 13 क्या है हमारा बिजनेस, सॉरी वीकेंड डेज है, ठीक है, तो यहाँ पर इंक्लूड नहीं। तो बीटी से हम लोग जितने भी वीकेंड डेज हैं, सॉरी वीक डेज हैं, वो निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा पीरियड रेंज, ठीक है, पीरियड रेंज। ओके, अभी टाइम डेल्टा पे ही रहते हैं, तो टाइम डेल्टा, ठीक है ठीक है, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। पीरियड टाइम, हम लोगों ने डेट रेंज देखी थी, बीटी रेंज देख ली है, ठीक है। आप एक बार हम लोग पीरियड रेंज देखते हैं, ठीक है। डेट रेंज डेट वगैरह की रेंज क्रिएट करता है, पीरियड रेंज देखते हैं ये क्या करता है, ठीक है। यहाँ पर हमें एक एडिशनल चीज़ें मिलती हैं, जैसे वहाँ पर फ्रीक्वेंसी था, यहाँ पर भी है। एक सेकेंड, कहाँ थे, हाँ पीरियड रेंज, ठीक है। जैसे हम लोग का यहाँ पर डेट रेंज क्रिएट हो रहा था, वैसे यहाँ पर भी डेट रेंज क्रिएट कर सकते हो, टाइम रेंज क्रिएट कर सकते हो, सारी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पर पीरियडिकली करोगे, एक बार एग्जीक्यूट कराते हैं फिर समझते हैं। यहाँ पर हमने एक स्टार्टिंग रेंज दी है, एंड रेंज दी है, और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दी है क्या, वाई की, मतलब ईयर वाइज हमें वो करना है, ठीक है। क्या करना है, ईयर वाइज इंक्रीमेंट करना है। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखो 2017 2018 हमें मिला, जबकि जब हम लोग डेट रेंज करते थे हमें ये मिलता था क्या, डेट रिटर्न होके मिलती थी। पीरियड रेंज में हमें टोटल क्या मिल रहा है, 2017 और 18, इन दोनों के बीच में हमें क्या आएंगे, 2017 और 18 मिलेगा, ठीक है। वहाँ पर हमें टोटल डेट रिटर्न हो जा रही थी, तो ये डेटें हैं इस रेंज में, ये डेटें हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, फ्रीक्वेंसी मंथ एक बार यूज़ करते हैं हम लोग। तो फ्रीक्वेंसी मंथ में अब की बार हमें मंथ मिलेंगे, 2017 का 1 मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से मंथ मिलेगा। डे देखते हैं, डे मिल जाएंगे, क्योंकि डे बहुत सारे होंगे, तो यहाँ पर शुरू के कुछ डे दिखाएं, लास्ट के कुछ डे दिखाएं। इसी तरीके से आवर्स के भी देख सकते हैं, सेकंड के भी देख सकते हैं, ठीक है, आवर सेकंड दोनों चलेंगे, ठीक। तो बेसिकली ये पीरियड रिटर्न करता है जिस फॉर्मेट में हम चाहते हैं, वो डेट नहीं रिटर्न करके देगा या टाइम नहीं रिटर्न करके देगा, पीरियड रिटर्न करके देगा, कौन कौन सा पीरियड इसमें इंक्लूड हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है टाइम डेल्टा रेंज, अभी तक हम लोगों ने क्रिएट किया था टाइम डेल्टा, ठीक है। अब टाइम डेल्टा रेंज देखते हैं, ठीक है, टाइम डेल्टा रेंज। तो टाइम डेल्टा रेंज में अगेन हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से, 1 डे से, और 4 डेज तक का हम चाहते हैं। तो यहाँ पर टाइम डेल्टा रेंज में स्टार्ट पीरियड इक्वल्स टू 4, यहाँ पर 1 डेज, 2 डेज, 3 डेज, 4 डेज, इस तरीके से हम लोग डेज का टाइम डेल्टा क्रिएट करेंगे, ठीक है। अब अगेन क्लोज इक्वल्स टू राइट, तो वही हमारा लेफ्ट वाला इंक्लूड नहीं होगा। तो 2 डेज से स्टार्ट किया, 3, 4, ठीक है। क्लोज मतलब क्लोज हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट अगेन स्टार्टिंग हम लोग दे रहे हैं, एंड दे रहे हैं, और फ्रीक्वेंसी 6 आवर्स की रहेंगे, 6 आवर्स की लेंगे, तो 6 6 घंटे का गैप रिटर्न करके देगा ये, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इंटरवल रेंज। इंटरवल रेंज रेंज की तरह होता है, जैसे हमारा रेंज फंक्शन था उसी तरीके से होता है। यहाँ पर आप लोग इंटीजर की भी रेंज क्रिएट कर सकते हो, और इंटरवल रेंज से हम लोग टाइम का भी रेंज क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, टाइम की भी रेंज क्रिएट कर सकते हैं। जबकि रेंज फंक्शन में हम लोग टाइम की रेंज नहीं क्रिएट कर पा रहे थे, ठीक है। रेंज फंक्शन से सिर्फ इंटीजर की रेंज हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, जबकि इंटरवल रेंज से, जो कि पेंडास के अंदर है, उसमें हम लोग टाइम का भी रेंज क्रिएट कर सकते हैं। पहले इंटीजर की रेंज क्रिएट करते हैं, ठीक है,
अच्छा यहाँ पर रेंज देखो, यहाँ पर अजीब सा आया है, ठीक है। इसमें दो चीज़ें होती है, क्लोजिंग ओपनिंग होती है। अ, इसको ये देखो, यहाँ पर आउटपुट देखो कुछ इस तरीके से आ रहा है। पहले स्क्वायर ब्रैकेट आ रहा है, फिर स्मॉल ब्रैकेट आ रहा है, ठीक है। स्मॉल ब्रैकेट आ रहा है, 0 1 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, फिर उसके बाद फिर ओपन ब्रैकेट, फिर 1 2। बेसिकली ये बताता है कि हमारा अ, जो ओपनिंग हो रही है वो किससे हो रही है। ये ब्रैकेट बताता है कि हमारा इस पर्टिकुलर रेंज से ओपनिंग हो रही है, ठीक है। ये इस पर्टिकुलर रेंज से हमारी ओपनिंग हो रही है, बस ये बताता है, ठीक है। इसी तरीके से जब हम इंटरवल रेंज में टाइम को डिफाइन करेंगे तो टाइम में भी इसी तरीके से आएगा, स्टार्टिंग टाइम एंड टाइम, स्टार्टिंग टाइम एंड टाइम, स्टार्टिंग टाइम एंड टाइम, ठीक है। इसको आप लोग क्लोज भी कर सकते हो, अभी आगे देखेंगे क्लोज भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पर ये ब्रैकेट नहीं चाहते तो इसको हटा भी सकते हैं, अभी आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देखो अगेन स्टार्ट हुआ इससे, एंड हुआ इससे, स्टार्ट हुआ इससे, एंड हुआ इससे, स्टार्ट हुआ इससे, एंड हुआ इससे, ठीक है। अब सपोज हमें ये हटाने, ये जो स्मॉल ब्रैकेट आ रहे हैं वो हटाने, तो यहाँ पर क्लोज इक्वल्स टू हम एक बार बोथ करते हैं, तो क्लोज इक्वल्स टू बोथ। तो यहाँ पर देखो रेंज जो हम लोगों ने क्रिएट की 1 2, जो एक बार इस तरीके से आ रहा था, वो अब सिंपल वे में आ गया, ठीक है। लिस्ट के अंदर लिस्ट 1 2 2 3 4 4 5, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी क्लोज इक्वल्स टू बोथ कर दोगे तो हो जाएगा। तो ये था हमारा कुछ टाइम से रिलेटेड चीज़ें। बट टाइम अभी हम लोग को पढ़ना है, डेट टाइम हमें पढ़ना है अभी। बट जो पैंडास के अंदर हम लोग के पास जो डेट टाइम था उसके अंदर की चीज़ें हम लोगों ने देख ली हैं, ठीक है। उसके अंदर की चीज़ें देख ली हैं। अभी हम लोगों ने डेट का एक्सट्रैक्शन, जब जैसे सपोज किसी डेट में से डे एक्सट्रैक्ट करना है, मंथ एक्सट्रैक्ट करना है, या फिर क्या कहते हैं ईयर एक्सट्रैक्ट करना है, ये सब सारी चीज़ें हम लोगों ने नहीं की। ये सब सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कैटेगरिकल डेटा। कैटेगरिकल डेटा बेसिकली मशीन लर्निंग में बहुत जगह मिलेगा। जो कैटेगरिकल डेटा है, जैसे आप लोग किसी इमेज का क्लासिफिकेशन कर रहे हो, सपोज कैट एंड डॉग इमेज का क्लासिफिकेशन कर रहे हो, तो उसमें आउटपुट क्या होगा, कोई एक इमेज का डेटा होगा, फिर उसके बाद उसकी क्लास, मतलब किस क्लास से ये पिक्चर बिलोंग कर रही है, या तो डॉग से या तो कैट से, ठीक है। तो वो जो कॉलम होगा, पर्टिकुलर कॉलम, उसका जो डेटा टाइप होता है वो क्या होता है, कैटेगरिकल डेटा टाइप होता है। क्या होता है, कैटेगरिकल डेटा टाइप होता है। और बेसिकली कैटेगरिकल डेटा टाइप पे हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर पाते हैं, इस वजह से उसको हम कैटेगरिकल फॉर्म में रखते हैं, डेटा को कैटेगरिकल फॉर्म में रखते हैं। डायरेक्टली हम उसको इंटीजर से भी रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे कैट को हम 1 से रिप्लेस करते हैं, डॉग को 0 से रिप्लेस करते हैं। इस तरीके से इनकोडिंग करी भी जाती है, ठीक है। वन हॉट इनकोडिंग और भी बहुत सारी इनकोडिंग होती है, ठीक है। तो इनकोडिंग भी करते हैं, बट इनकोडिंग करने के लिए पहले उस कॉलम को कैटेगरिकल टाइप में होना चाहिए, तभी वो इनकोडिंग एल्गोरिदम उस पर वर्क करेंगे। ऐसा नहीं कि इंटीजर का हमारे पास डेटा है, इंटीजर की रो है, तो उस पर हम इनकोडिंग अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली उस पर्टिकुलर कॉलम का डेटा टाइप जब तक कैटेगरिकल नहीं होगा तो कुछ एल्गोरिदम काम नहीं करेंगे। अगर उसका डेटा टाइप कैटेगरिकल है तो काम करेंगे, और कुछ ऐसे भी हैं जो बिना कैटेगरिकल के भी काम करते हैं, तो खैर उसकी टेंशन नहीं लेना है। लेकिन आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि कैटेगरिकल डेटा भी हमारा एक डेटा टाइप होता है, ठीक है, जिसमें कैटेगरीज होती हैं। जैसे ये पर्टिकुलर डेटा किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, ये पर्टिकुलर किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है ना। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो देखते हैं कैसे कैटेगरिकल डेटा क्रिएट किया जाता है। तो सिंपल वे है, आप सीरीज सपोज एक क्रिएट कर रहे हो और इसका डेटा टाइप रखना चाहते हो कैटेगरिकल। तो एक तरीका तो ये है, यहाँ पर डी टाइप इक्वल्स टू कैटेगरी पास कर दो, तो इसका डेटा टाइप क्या हो जाएगा, कैटेगरी हो जाएगी। इसको एग्जीक्यूट कराते हैं हम लोग। यहाँ पर देखो डी टाइप क्या दिखा रहा है, कैटेगरी दिखा रहा है। अब देखो कैटेगरी में कन्वर्ट करने का एक फ़ायदा हमें ये मिल गया कि इस पूरे कॉलम में जितनी भी इंडिविजुअल वैल्यू थी, मतलब जितनी भी टोटल कैटेगरी होंगी वो हमें यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगी। तो इसमें इंडिविजुअल वैल्यू कितनी थी, ABC। तो टोटल इस कॉलम में हमारी 3 कैटेगरी अवेलेबल है,
कितनी कैटेगरी, 3 कैटेगरी अवेलेबल है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने क्रिएट किया। एक तरीका और होता है पीडी डॉट कैटेगरिकल। पीडी डॉट कैटेगरिकल जैसे यहाँ पर सीरीज क्रिएट कर रहे हो, यहाँ पर कैटेगरिकल डेटा क्रिएट करोगे। ठीक है, या टाइप कास्ट करोगे, जो भी कुछ भी कह सकते हो। टाइप कास्टिंग एक तरीके से, क्योंकि यहाँ अंदर लिस्ट है, इस लिस्ट को टाइप कास्ट कर रहे हो किसमें, कैटेगरीज में। ठीक है, तो पीडी डॉट कैटेगरिकल जैसे हम लोग अब तक पीडी डॉट डेटा फ्रेम करते थे, पीडी डॉट सीरीज करते थे, यहाँ पर क्या है, पीडी डॉट कैटेगरिकल। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पर आप वैल्यू डिफाइन कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर 3 पैरामीटर है इस कैटेगरिकल के अंदर। 3 पैरामीटर, एक तो डेटा वैल्यू, दूसरा है टोटल नंबर ऑफ कैटेगरीज कितनी है, और ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड होंगी कि नहीं होंगी। ठीक है, ऑर्डर्ड का मतलब हम लोग अभी देखते हैं, बाद में देखते हैं, अभी सिर्फ और सिर्फ फोकस करते हैं वैल्यू और कैटेगरीज पे। ऑर्डर इसके बाद देखते हैं। ठीक, पहले हमारा क्या, वैल्यू। सबसे पहले सिर्फ वैल्यू पास करते हैं हम लोग, और इसको कैटेगरी में कन्वर्ट करते हैं। तो हमने कुछ वैल्यू पास कर दी, ए बी सी इस तरीके से वैल्यू पास कर दी, और इसको हमने कैटेगरिकल में कन्वर्ट करके प्रिंट किया। एग्जीक्यूट कराते हैं तो यहाँ पर देखो हमें क्या मिल रहा है, ये डेटा आया, और इस पर कैटेगरी क्या हो गई, 3, ए बी और सी। सपोज हमारे पास बहुत बड़ा डेटा है। ठीक है, बहुत बड़ा डेटा है। अब हम चाहते हैं कि हमें कुछ चुनिंदा ही कैटेगरीज चाहिए, सारी कैटेगरीज नहीं चाहिए। ठीक है, जो कॉलम है, हमारे कॉलम में बहुत सारी वैल्यूज हैं, लेकिन हमें कुछ ही कैटेगरीज चाहिए। तो उस केस में हम क्या करेंगे, इस डेटा को जब हम कैटेगरिकल में कन्वर्ट करेंगे, उसके साथ साथ एक पैरामीटर और पास करेंगे, क्या, कैटेगरीज। कौन कौन सी कैटेगरीज आप चाहते हो, तो यहाँ पर हम पास करेंगे सी बी ए। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी सी बी ए के अलावा होगा वहाँ पर क्या जाना चाहिए, नैन जाना चाहिए। ठीक है, हम इसको एग्जीक्यूट कराते हैं एक बार, और यहाँ पर देखते हैं क्या नैन मिला। जो डी था हमारा, डी की जगह क्या मिला है हमें, नैन मिला। अब इस नैन को आपको क्या करना है, इस पर्टिकुलर कॉलम के साथ क्या करना है, आपको रिमूव करना है या किसी से रिप्लेस करना है, जो करना है आप कर सकते हैं। ठीक है, बट जितनी भी वैल्यूज इन कैटेगरी के बियॉन्ड होंगी, उन सभी जगह क्या चला जाएगा, नैन वैल्यू चली जाएंगी। ठीक है, अब कैटेगरिकल को कैसे कन्वर्ट किया जाता है न्यूमेरिक वैल्यू में, इनकोडिंग मेथड जो जो होंगे वो हम लोग पढ़ेंगे। अभी नहीं, पेंडास में नहीं, जब प्री प्रोसेसिंग पढ़ेंगे मशीन लर्निंग में, उस समय हम लोग पढ़ेंगे कैसे कैटेगरीज में, कैटेगरिकल को न्यूमेरिक में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, अभी बस हम लोग कैटेगरिकल डेटा के बारे में पढ़ रहे हैं, उनका कन्वर्जन नहीं देख रहे हैं। ठीक है, इस चीज़ को माइंड में रखना, अभी कन्वर्जन नहीं देख रहे हैं। अब बात करते हैं ऑर्डर्ड की। ठीक है, ऑर्डर्ड का मतलब ये होता है कि हमारी कैटेगरीज ऑर्डर्ड होंगी, या तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर एक मेंटेन किया जाएगा, जिसकी मदद से हम लोग कंपैरिजन कर सकेंगे। अगर हमने कैटेगरिकल को ऑर्डर्ड बना दिया, एक तो होगा अनऑर्डर्ड, एक होगा ऑर्डर्ड। अगर ऑर्डर्ड बना दिया, मतलब ऑर्डर्ड इक्वल्स टू 2 कर दिया, तो हम कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर यूज कर पाएंगे कैटेगरिकल कॉलम पे। कौन कौन से, जैसे इक्वल, नॉट इक्वल्स, है ना, लेस देन, ग्रेटर देन, ये सब सारे ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, देखते हैं कैसे। पहले हम लोग एक डेटा क्रिएट करते हैं, इस डेटा में कुछ कैटेगरी पास करेंगे, ऑर्डर इक्वल्स टू 2 कर देंगे। ठीक है, ऑर्डर इक्वल्स टू 2 कर देंगे। ठीक है, तो जब ऑर्डर इक्वल्स टू हम लोग 2 करेंगे, तो अब हम ये जितने ऑपरेशन है इनको हम परफॉर्म कर पाएंगे। तो एक काम करते हैं, पहले हम दो कैटेगरिकल डेटा क्रिएट करते हैं। तो कैटेगरी वन इक्वल्स टू कैट इक्वल्स टू ये सीरीज, तो दोनों में सेम वैल्यू जाएगी। और दोनों को फिर कंपैरिजन करके देखेंगे कि ये दोनों सेम है कि नहीं है, दोनों कैटेगरी सेम है कि नहीं है। ठीक है, तो पहले क्रिएट करते हैं हम लोग, और एग्जीक्यूट कराते हैं। तो जहाँ जहाँ सेम होगा वहाँ पर ट्रू, और जहाँ जहाँ सेम नहीं होगा वहाँ पर फॉल्स आ जाएगा। कैट वन, कैट कैट वन। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि दोनों सेम चीज़ें थी, दोनों सेम वैल्यू थी, इसलिए क्या आ गया, हर जगह ट्रू आ गया। थोड़ा सा डिफरेंट करके देखते हैं हम लोग। ठीक है,
तो यहाँ पर देखो एक जगह हमारे डिफरेंट थी तो यहाँ पर क्या आया, फॉल्स आया। ठीक है, तो कैटेगरिकल डेटा का ये भी एक फ़ायदा होता है, आप लोग डायरेक्टली कंपैरिजन कर पाओगे यहाँ पर कैटेगरिकल डेटा के बीच में। ठीक है। अ, अच्छा, एक चीज़ और, सपोज आपके पास एक कैटेगरिकल डेटा है, उसकी सिर्फ और सिर्फ कैटेगरीज लिस्ट आउट करनी है। तो उसके लिए आप कैटेगरिकल डेटा जो होगा डॉट कैटेगरीज करेंगे तो हमें जितनी भी कैटेगरी होंगी उस पर्टिकुलर डेटा में, जैसे 100 रोज होंगी और 100 रोज में टोटल पॉसिबल कैटेगरी जितनी भी होंगी वो सारी पॉसिबल कैटेगरी हमें लिस्ट आउट हो जाएगी इस तरीके से, कैट डॉट कैटेगरीज से। ठीक, तो हम कॉपी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, कैटेगरिकल डेटा। अच्छा, इसमें कुछ और चीज़ें रह गई हैं। जो आप लोग सॉर्ट कर देते हो, सॉरी सॉर्ट कर रहे हैं, ऑर्डर इक्वल्स टू ट्रू कर देते हो यहाँ पर। तो ऑर्डर ट्रू करने के बाद जब हमारी लिस्ट आउट होती है कैटेगरीज, तो उनमें एक रिलेशनशिप भी ये शो करता है कि कौन सी कैटेगरी बड़ी है, कौन सी कैटेगरी छोटी है। ठीक है, तो बेसिकली जो हम लोग पढ़ चुके हैं, ए को बड़ा बता रहा है, बी को फिर उससे छोटा, फिर सी को उससे छोटा बता रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से कैटेगरीज में ये कंपैरिजन इस तरीके से कर रहा है। ठीक है, एक चीज़ और हम यहाँ पर बताना चाहेंगे कि हम लोगों ने पाइथन में क्या पढ़ा हुआ है। यहाँ पाइथन में हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ी हुई है कि ए इज़ ग्रेटर देन बी। ठीक है, बट अगर कैटेगरिकल उसकी बात करेंगे तो यहाँ पर देखो उल्टा हो रहा है, ए इज़ ग्रेटर देन बी इज़ लेस देन सी। ठीक है, इस तरीके से हमारी कैटेगरी मेंटेन होगी, ए बड़ा होगा फिर बी फिर सी बड़ा होगा। ठीक है, यहाँ पर यहाँ पर डिक्शनरी ऑर्डर में हम लोग मेंटेन करते थे, लेकिन यहाँ पर पेंडास में उल्टा है। ठीक है, पहले ए है फिर बी है फिर सी है। ठीक, तो इस हिसाब से हमारी कैटेगरी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा है कैटेगरी में, सपोज आपको कुछ कॉन्केटिनेट करना है। ठीक है, डेटा फ्रेम डॉट कैटेगरी से कैटेगरी लिस्ट आउट हो जाती है, इतना हम लोगों ने देख लिया। अब नेक्स्ट, अगर सपोज
कैटेगरीज में कोई चीज़ कॉन्केटिनेशन करना है, जैसे हम लोग कैटेगरीज कर रहे हैं प्रिंट, जैसे हम इस एग्जांपल को देखते हैं। यहाँ पर हम कैटेगरीज प्रिंट करते हैं इस पर्टिकुलर डेटा फ्रेम की, ठीक है। सॉरी, डेटा फ्रेम नहीं है, क्या है हमारा एनपी, यहाँ पर कहाँ पर आ रहा है, इंपोर्ट, ठीक है। तो इसकी कैटेगरी हम लोग इस सीरीज की कैटेगरी देखते हैं, तो कैटेगरी है बी है, ए है और सी है। बी है, ए है और सी है, ठीक है, तीन कैटेगरी हैं। अब सपोज हमें कैटेगरी में कुछ कॉन्केटिनेट करके डिस्प्ले करना है, ठीक है। जैसे हमें इसको लिखना है ग्रुप बी, ग्रुप ए, ग्रुप सी। तो कैसे करेंगे, ये चीज़ कैसे करेंगे? बेसिकली हम क्या करेंगे, इस सीरीज के कैट के अंदर कैटेगरीज में हम लोग डिफाइन करेंगे कुछ चीज़ें, क्या इसकी कैटेगरी फिर से रीडिफाइन करेंगे, इसकी कैटेगरी को रीडिफाइन करेंगे। तो एक एक कैटेगरी उठाएंगे, इससे जो लिस्ट आउट होंगी कैटेगरी, इससे लिस्ट आउट करेंगे तो क्या हमारी कैटेगरी मिलेगी, बी ए सी मिलेगी, ठीक है। अब उसमें हम एक एक चीज़ें ऐड करेंगे, हम उसमें ग्रुप नाम का कीवर्ड ऐड करेंगे, ठीक है, और लिस्ट में अपेंड कर देंगे। बेसिकली हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, एस डॉट कैट डॉट कैटेगरीज, पहले इतना एग्जीक्यूट कराते हैं, इसका आउटपुट देखते हैं हम लोग। ओ, स्पेलिंग मिस्टेक, ठीक है, हमें कैटेगरीज मिल गई हैं, ठीक है। या तो आप डायरेक्टली कैटेगरीज कर लो, या तो एस डॉट कैट डॉट कैटेगरी से भी कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली अपडेशन के लिए है, ये चीज़ क्या है, अपडेशन के लिए। अब ये जो कुछ भी रिटर्न कर रहा है उसमें हमें अपडेशन करना है, हमें ए बी सी की जगह अपडेट करना है, क्या यहाँ पर ग्रुप ए आए, फिर ग्रुप बी आए, ग्रुप सी आए, तो इक्वल साइन हम लगाएंगे, इक्वल, कि हम लोग ये कर सकते हैं कि ग्रुप ए, फिर कॉमा ग्रुप बी, कॉमा ग्रुप सी, ठीक है। इस तरीके से अपडेशन करते हैं। अपडेट कर दिया, एक बार फिर से हम ये एग्जीक्यूट कराते हैं। तो अब की बार देखो हमें क्या मिला, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। अब ये चीज़ तो हम लोगों ने मैनुअल किया था, अब इसी चीज़ को हम लोग ऑटोमेट करेंगे। तो क्या करेंगे, पहले सारी कैटेगरी फैच कर लेंगे, फिर एक एक उसमें से कैटेगरी उठाएंगे और उसमें ग्रुप ऐड करेंगे। यहाँ पर पाइथन 2 का कोड लिखा हुआ है, इस वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। हम पाइथन 3 का ही कोड लिख दे रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो क्या होगा, जी, एक पहली कैटेगरी इसमें जी में रिसीव होगी, ठीक है, जी में रिसीव होगी। अब इस लिस्ट में क्या ऐड होगा, इस लिस्ट में क्या ऐड होगा, पहले ग्रुप ए, ग्रुप बी, मतलब जी में चेंज होता रहेगा ए बी सी, ठीक है। तो ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी चेंज होगा, और वापस से हम किस में स्टोर कर दे रहे हैं इस लिस्ट को, एस डॉट कैट के अंदर कैटेगरीज में, और फिर कैटेगरीज प्रिंट करा रहे हैं। तो एग्जीक्यूट कराते हैं, देखते हैं हम लोग। यहाँ पर देखो ग्रुप के, यहाँ पर दो चीज़ें कॉन्कैटिनेट हो गई इसकी वजह से, ये अब देखते हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। तो इस तरीके से हम कैटेगरीज को चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, सपोज हमें किसी डेटा फ्रेम में कोई कैटेगरी ऐड करनी है या रिमूव करनी है, तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम एक सीरीज बना रहे हैं, उसका डेटा टाइप कैटेगरी रख रहे हैं। अब इसमें हमें कोई कैटेगरी ऐड करनी है एस में, तो क्या करेंगे, एस इक्वल्स टू एस डॉट कैट डॉट ऐड कैटेगरी, अगर ऐड करनी है। अगर रिमूव करनी है तो एस डॉट कैट डॉट रिमूव कैटेगरीज। तो ऐड में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक ई नाम की कैटेगरी को ऐड कर रहे हैं और एस डॉट कैट डॉट कैटेगरीज प्रिंट कराते हैं। तो यहाँ पर देखो 4 कैटेगरीज आई हैं, ठीक है।
उसी तरीके से अगर कोई कैटेगरी हमें रिमूव करनी है तो s.cat.remove एस कैटेगरी, और फिर उसके बाद जो भी कैटेगरी रिमूव करनी है रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो हमें क्या मिला है, सिर्फ और सिर्फ बी मिला है, सी मिला है और ई मिला है, और कोई कैटेगरी हमें नहीं मिली। ठीक है, और डेटा से देखो हमारा 8 डिलीट हो गया है, मतलब नैन हो गया है, और यहाँ पर भी ये था, तो पहली जगह नैन था तो यहाँ पर भी नैन था। ठीक, तो वो चीज़ें रिमूव, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम किसी कैटेगरी को इंसर्ट या डिलीट करते हैं। ये चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। नहीं, अच्छा अब आगे आज पढ़ाएं कि कल पढ़ाएं, बताओ, यहीं तक रखें। हेलो सर यहीं हाँ पर हाँ, रखते हैं, कल पे बैठ ठीक है। क्या क्या कहा, फिर से बोलना। हेलो। यहीं तक रखते हैं, यहीं तक रखते हैं। तो ठीक है, यहीं तक तो रख रहे हैं, हेलो लेकिन सर, कल पर। एक सेकेंड, तो यहीं तक रखते हैं, कल ही पढ़ेंगे, ठीक है।